नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे धार में भोजशाला के सर्वे का आज 8वां दिन है। एसआई की टीम भोजशाला पहुंची है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंचे हैं। शुक्रवार के चलते आज भोजशाला में नमाज होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब टीम मौके पर पहुंचती है और जांच कार्रवाई के लिए कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ये भी आपको दिखाते हैं। और साथ यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। और आज सर्वे का 8वां दिन है। क्योंकि आज शुक्रवार है तो आज नमाज भी यहाँ पर की जाएगी और इसके चलते जो मुस्लिम समाज है वो मौके पर पहुंचेगा और उस दौरान भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। और सर्वे की जो टीम है वहां पर मौजूद, उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं धार से। नवीन, आज 8वां दिन है, आज शुक्रवार है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज पहुंचेगा नमाज के लिए। और किस तरीके की व्यवस्थाएं आज 8वें दिन देखी जा रही है नवीन? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से एएसआई की टीम जो है लगातार भोजशाला के सर्वे में जुटी हुई है। सर्वे का आज जो है वो 8वां दिन है और इसी के चलते सर्वे आज किया जा रहा है। भोजशाला में जो है सर्वे की टीम जो है एएसआई की टीम सुबह से ही भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है। उसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। साथ में उनकी हेल्प करने के लिए वर्कर भी यहाँ हैं। और वहीं दूसरी ओर हम बताना चाहेंगे कि आज जो है शुक्रवार है और शुक्रवार के चलते भोजशाला में 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होना है। तो नमाज को लेकर भी यहाँ कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी भोजशाला को जो है छावनी में तब्दील किया गया है। भोजशाला के आसपास जो है सब पुलिस बल और सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे शहर में जो है पूरे शहर में भी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो है पूरे शहर में भी बल तैनात किया गया है। अभी हम जो है भोजशाला के जस्ट सामने मौजूद हैं। तो आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस जो है यहाँ पे तैनात की गई है। और साथ ही यहाँ पर ये भोजशाला परिसर जो है इसमें कई चीज़ें प्रतिबंधित की गई है। भोजशाला परिसर, सर्वे स्थल व उसके आसपास के मोबाइल फ़ोन, कैमरा एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरास जो है वो भी यहाँ पे प्रतिबंधित किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और उनसे लगातार निगरानी की जा रही है जी। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज किए गए हैं। और 1 बजे से यहाँ पर नमाज होना है और सर्वे जो है सर्वे सुबह से ही शुरू हो चुका है और सर्वे जो है वो पूरे दिन जारी रहेगा। और शाम को जब टीम वापस आएगी तब जाके पता चलेगा कि आज के सर्वे में क्या क्या हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो सर्वे की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आज क्या कुछ सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। और चलिए अगली खबर शुरू करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। अरुण सिसोदिया ने फिर से पत्र लिखा है। जी हाँ, कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने लिखा है पत्र, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र में दीपक बैज के खिलाफ जांच की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी कार्रवाई करने के इस पत्र के माध्यम से मांग की गई है। कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने का विरोध किया जा रहा है और इसके चलते ये पत्र अरुण सिसोदिया ने लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को और साथ ही राहुल गांधी को। आपको बता दें कि स्लीपर सेल का जिक्र एक बार नहीं बल्कि 2 बार भूपेश बघेल ने किया है और इसका दीपक बैज ने समर्थन भी किया था। इसके चलते ये पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जा रही है, एक्शन लेने की मांग की जा रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, अरुण सिसोदिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जांच की मांग की है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से स्लीपर सेल होने का आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं पर, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और साथ ही दीपक बैज के खिलाफ भी एक्शन लिये जाने की मांग अरुण सिसोदिया ने की है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, अरुण सिसोदिया ने एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। लगातार भी मांग करें कि जिस तरीके से स्लीपर सेल का आरोप लगाया गया है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। पूरी जानकारी दे युगल।
देखिए रेणु, मौजूदा जो चुनावी माहौल है उसमें बीजेपी से लड़ना, उनकी चुनौतियों से जूझना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस बीच जो अरुण सिसोदिया का पत्र है, ये दूसरा पत्र उनका है, तो ये कहा जा सकता है कांग्रेस के अंतर्कलह को एक बार फिर से उजागर करता है। और इस बार खुद जो अरुण सिसोदिया है उसने प्रदेश जो पीसीसी चीफ है दीपक बैच को लेकर के भी पत्र लिख दिया है। और उन्होंने अपने पत्रों में जिक्र किया है कि उसने इंटरनल लेटर लिखा था, ईमेल के माध्यम से पत्र लिखा था, ये अनुशासनहीनता नहीं थी। और इसके बाद वो लीक कैसे हुई, मीडिया में कैसे तमाम जो खबरें हैं लीक हुई, उनका लेटर है वो कैसे लीक हुआ, उसकी जांच की उन्होंने मांग की है। और उन्होंने ये कई बार वो जिक्र किया है कि इस तरह से कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहना और ये तरह से कार्यकर्ताओं का अपमान है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो अकाउंट है उसकी जांच करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि किस तरह से फर्जीवाड़े किए गए हैं, पैसे की लेन देन में अनियमितता बरती गई है, उसकी भी जांच की जाए। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, हल होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, नेताओं में बन नहीं पा रही सहमति, जातिगत समीकरण साधने में मुरैना और ग्वालियर सीट अटकी हुई है। आप ये देखिए कि तमाम जो समीकरण है, पैरामीटर से उनको देखा जा रहा है, लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है। खंडवा सीट पर भी नहीं बन पा रही सहमति, पार्टी चाहती है अरुण यादव लड़े, लेकिन यादव कर चुके हैं इनकार। और अब नरेंद्र पटेल और सुरेंद्र सिंह के बीच नाम तय होना है। खजुराहो सीट से एसपी आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, क्योंकि खजुराहो से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है और आज ऐलान हो सकता है। तो एमपी में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है और अब जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में 3 सीटें अटकी हुई हैं। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तमाम पैरामीटर्स जो समीकरण है जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और ध्यान रखा भी जा रहा है, कांग्रेस लगातार इसी मंथन में जुटी हुई है। 3 प्रमुख सीटें जिनमें अभी भी नाम तय नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस में कई दौर की बैठकें हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, सीईसी की बैठक हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर अब तक कांग्रेस अपने नाम तय नहीं कर पाई है। उसके पीछे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने वहां क्षत्रिय नेता को मैदान में उतारा है, तो यही कारण है कि जो सबसे प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से माने जा रहे हैं वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, नीतू सिकरवार। तो यही कारण है कि उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही और माना जा रहा है कि किसी दूसरे चेहरे को मैदान में उतारा सकता है। पंकज उपाध्याय जो है वो जो जौरा से विधायक है, उनका नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। तो अगर पार्टी ये चाहती है कि 2 क्षत्रिय नेता आमने सामने ना हो बल्कि ब्राह्मण चेहरा दिया जाए जिससे जातिगत समीकरण को साधा जाए, लेकिन अब किसके नाम पर सहमति बनती, सतपाल सिंह सिकरवार या पंकज उपाध्याय, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में बीजेपी ने ओबीसी चेहरा भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा और यही कारण है कि पार्टी ओबीसी चेहरा को मैदान में उतारने से बच रही है। देखिए, राम सेवक सिंह गुर्जर जो पूर्व सांसद है उनको पार्टी पहले मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी ने ओबीसी चेहरा दिया है इसीलिए थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। दूसरा नाम जो सबसे ऊपर चल रहा है वो प्रवीण पाठक का नाम है। प्रवीण पाठक विधायक रहे हैं ग्वालियर दक्षिण से, उनके नाम पर अब सहमति बन सकती है। तो ये 2 नाम जो है उनको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। अगर बात खंडवा की करें तो खंडवा सीट जो है उस पर अरुण यादव का नाम जो है वो तेजी से चला था कि अरुण यादव को वहां से चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अरुण यादव चाहते थे कि उनको गुना से टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने यादवेंद्र सिंह को गुना से मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अब अरुण यादव खंडवा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और यही कारण है कि अब जो गुर्जर नेता है नरेंद्र पटेल और इसके बाद सुरेंद्र सिंह सेरा, ये दोनों नाम है, इनको लेकर मंथन चल रहा है। हो सकता है इन दोनों में से एक नाम फाइनल हो जाए। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट को सपा को दिया गया है और सपा भी अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, माना जा रहा है कि आज जो है वो सपा अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बता दूं कि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो है वो चुनाव मैदान में है। अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से कोई प्रत्याशी उनके पास नहीं है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से मीरा दीपक यादव का नाम जो सामने आ रहा है, जो निवाड़ी से विधायक भी रही है, उनका नाम जो है
हो सकता है कि पार्टी आज ऐलान कर दे। तो लेकिन फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि देखिए 3 सीटें कांग्रेस की तरफ से और 1 जो सपा की है, उन पर फिलहाल जो है वो पेच फंसा हुआ है। अब देखना होगा कितनी जल्दी ये पेच निकलता है ताकि इन प्रत्याशियों का ऐलान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि तमाम पैरामीटर्स हैं। अब हो सकता है कि आज उम्मीद है कि कांग्रेस अपने जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दे, और सपा जो कि अभी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है उसमें भी आज नाम घोषित हो सकता है। मुरैना में एमपी में मार्च में ही गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। ग्वालियर चंबल में पारा 40 डिग्री पहुंचा है। 42.5 डिग्री के साथ ही दमोह में एमपी का सबसे गर्म शहर रहा। ग्वालियर में दिन का तापमान 29.5 डिग्री पहुंचा है। दमोह ग्वालियर चंबल अंचल से लू के प्रकोप भी देखे जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में बादल छाएंगे। श्योपुर, शिवपुरी, गुना में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। बड़ी खबर है, जहां एमपी में मार्च में ही गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। और आप ये देखिए कि अभी मार्च हालांकि अब पूरा होने वाला है, अप्रैल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी से 40 से 42 डिग्री तापमान देखा जा रहा है। वहीं श्योपुर के कुनू में जन्म लेने वाले सबसे पहले शावक का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। शावक का नाम मुखी रखा गया है। मुखी मादा शावक है। मुखी का जन्म 29 मार्च 2023 को कुनू में हुआ था। मुखी मादा चिता ज्वाला का पहला शावक है। 4 शावकों में से सिर्फ मुखी ही बच सकी। वन विभाग ने इसकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं रखी। मौत को हराकर अब मुखी 1 साल की हो चुकी है। खंडवा में प्याज के मस्कट में से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। प्याज खंडवा जिले की पहचान है और यही वजह है कि एक उत्पाद में प्याज का चयन खंडवा में हुआ है। इसी पहचान का मतदाताओं को जागरूक करने में फायदा उठाया जाएगा। कलेक्ट्रेट में प्याज का मस्कट लॉन्च किया गया। मतदान हस्ताक्षर अभियान के आगाज के साथ ही शपथ भी हुई और अब प्याज का ये मस्कट मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी नजर आएगा, जहां विभिन्न प्रतियोगिता कराई जाएगी और विजेताओं को प्याज के मस्कट की ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। शपथ लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है, अभी लोकसभा के निर्वाचन हमारे यहाँ जो हरसूद विधानसभा में 26 अप्रैल को और खंडवा जिले की 3 विधानसभाओं में 13 मई को होना है मतदान। तो उसी को लेकर ये जागरूकता के अंतर्गत जो मस्कट है उसका अनावरण किया गया और हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया है। इससे पहले भी हमारे जिले में सीओ जिला पंचायत जो नोडल अधिकारी हैं स्वीप के, उनके निर्देशन में तमाम तरीके की मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उद्देश्य इतना सा है कि कोई भी 18 वर्ष ऊपर का जो मतदाता है मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करे। चुनाव सर पर है, सेना तैयार है, सेनापति तैयार है और वार पर वार के सिलसिले कड़वे होते बयानों के बीच ऐसी ही तस्वीर जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती है। हाथों में दस्तावेज थामे अजय पाली उर्फ बाबा हैं ये। कवर्धा में छोटी सी समोसे की दुकान है, लेकिन स्वाद से ज्यादा सियासी माहौल जमाने के लिए फेमस है। करीब चुनाव लड़ चुके हैं, कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। अब ये संयोग है या प्रयोग कि इधर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर हर जगह से 384 प्रत्याशी मैदान में हो तो बैलेट पेपर ही यूज करना होगा। उधर अजय पाली राजनांदगांव से पर्चा दाखिल में जुट चुके हैं। पहले संसदीय का सपना पाले समोसे वाले अजय पाली की बात करते हैं। राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट पहुंचे अजय पाली इस बात से आहत हैं कि नेता आम लोगों से बहुत चक्कर लगवाते हैं। इसके अलावा भी वादे दावे हैं। लोकसभा चुनाव लड़िया सर। कैसे सोचे लोकसभा चुनाव काबर लड़ना? काबर की हमारे जैसे छोटे छोटे आदमियों ना बड़े बड़े जैसे विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और कोई गरीब आदमी के काम ढंग से नहीं हो पाया सर। बहुत दुख के बात है। और कोई भी सरकार में बने दावत बहुत बड़े बड़े ठोकते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज कई साल से कवर्धा जिला में रेल के मांग उठाते, आज तक वो पूरा नहीं हो पाई सर। वैसे राजनांदगांव की फाइट को कांग्रेस ने दिलचस्प बना दिया है। यहाँ से मैदान में है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो ईवीएम की बेवफाई और बैलेट पेपर की वफा को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संख्या को लेकर श्योर नहीं है। बघेल पर सजेशन दे रहे हैं कि अगर हर जगह 375 या 384 मैदान में होंगे तो फिर बैलेट पेपर का ही सहारा लेना होगा और ऐसा हुआ तो कांग्रेस जीत जाएगी,
क्योंकि विधानसभा चुनाव में ईवीएम ने कांग्रेस की लीड को कम किया है। अब इसे जनता ही से ठीक कर सकती है। मेरे यहाँ पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ भी ये बात आई कि ईवीएम से मतदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट में ये बात है, यदि 374 या 384 प्रत्याशी यदि फॉर्म भर दे और नाम वापस ना ले, मतलब वो कैंडिडेट खड़े रहे, तो फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, वो यहाँ की जनता कर सकती है। अब अजय पाली के नामांकन और भूपेश बघेल के प्लान का कोई कनेक्शन है या नहीं, वे ही जाने। लेकिन इतना तय है कि जमहूरियत के ऐसे जबरदस्त रंग सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकते हैं, जहां एक समोसे वाला सांसदी के मैदान में खुद को साबित करने उतरा हो। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।